सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। BHU CHS यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो आपका केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय हिंदू विद्यालय, उसके बारे में बात कर रहे थे। कक्षा 9 में जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पे हमने जो 2017 का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके इस जो पेपर को है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो बस यही सब कुछ हमने बताया था और इसके 50 क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया था। अभी हमको स्टार्ट करना है देखते हुए कि इसमें जो अगले जो 51 नंबर से आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखना है क्या पड़ता है उसमें। ये 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 51 नंबर क्वेश्चन को देखना था। यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अब चूँकि मैथमेटिक्स है, इसको हमने हल किया है और इसके लिए एक अलग सा PDF बनाया, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे, और इस पेपर का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप उस वहाँ से जाके इस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स है यहाँ पे, तो इसके लिए चलिए हम उस PDF पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मैंने अपने हाथों से बहुत गंदे राइटिंग में लिखा है, तो इस वजह से गंदा दिखाई दे रहा है। बट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं 3/4 में प्राप्त करने के लिए आपको -2/3 में कितना घटाना चाहिए, यानी -2/3 में कुछ घटाना है ताकि 3/4 प्राप्त हो। तो उसके लिए जो हल करने का तरीका है बहुत अच्छा है कि -2/3 में कुछ घटाना है तो -x साथ में लगा दिया, ठीक है, और बराबर कर दिया 3/4 जो कि प्राप्त करना है। और उसके बाद आप जानते हैं पक्षांतर करने वाला काम हमने अभ्यास से किया है, आज भी करेंगे। तो x को उधर पहुंचा दिया क्योंकि ताकि ये x प्लस में हो जाए, और इसको उधर पहुंचा दिया क्योंकि x के साथ उस गिनती को रखना नहीं है। और बाकी जो काम करना है वो तो खुद ब खुद होता ही चले जाता है, हमेशा से आप करते आए हैं। तो यहाँ पे भी आप कर ही लेंगे। जोड़ घटा के हमको कुल मिला के मिला -13 ये क्यों मैं गलत कर देता हूँ, तो -13/12 हमको मिल कर गया यहाँ पे। तो ऊपर जो आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं उनमें दूसरा वाला विकल्प ये सही हो जाता है। बहुत ही आसान यहाँ पे चीज़ें हैं। बट यहाँ पे देखिए कक्षा 9 में अगर आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो कक्षा 8 के हिसाब से ये कक्षा 6 में ही या 7 में ही आपको मिल जाता है हल करने के लिए। ये पक्षांतर करने वाला तो उसी में मिल जाता है। और उसके बाद आप बात करेंगे, यहाँ पे एक घातांक जैसे कुछ चीज़ दिया गया है कि यदि 2 की घाते 3x - 1 + 10/7 = 6 हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सरलीकरण वाला काम हो गया, थोड़ा सा लंबा दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने जो भी वीडियोस बनाई है कक्षा 11 के लिए एंट्रेंस की, तो कक्षा 9 वालों को भी वही वीडियोस देख लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप हल्के में मत लीजिए। अब मैंने इस पूरे जो भी मैथ का पेपर है उसको हल किया है, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। मैं पक्के तौर पे कहना चाहूँगा कि आपको जो जो भी मैंने पढ़ा है कक्षा 11 के लिए, 9 वाले भी वो पढ़ लें, कुछ चैप्टर्स को छोड़ करके। बाकी सब तो जो नॉर्मल है, घातांक है, अभी देख लीजिए जो भी जिस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं उस तरह की जो चीज़ें आपको तो पढ़ ही लेनी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखेंगे हल करना है तो हमने इस चीज़ को फिर से उतार लिया। यहाँ पे देखेंगे इतना हमने उतार लिया है। तो अभी हमें समझ में आता है कि अगर यहाँ पे 7 भाग कर रहा है तो इधर जाके गुणा करेगा, इधर भाग किया तो उधर जाके गुणा करेगा। 6 7 42 होना है। अब यहाँ पे 10 जुड़े रहा है तो इधर जाके माइनस करेगा। 10 को हमने यहाँ पे घटा दिया और उसके बाद जब 42 घटा दिया तो यहाँ पे 32 मिला। 42 में 10 घटाया 32 मिला। 2 की घाते 3x - 1 = 32। तो जो 32 होता है वो 2 की घाते 5 के बराबर होता है। 2 दूनी 4 दूनिया, देखिए 2 दूनिया 4 दूनिया 8 दूनिया 16 दूनिया 32, 5 बार गुणा कराएंगे तब 32 मिलता है। तो यहाँ पे 2 की घाते 5 कर दिया है।
और घातों की अगर आप तुलना करते हैं, घातों की यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, घातों की तुलना करेंगे तो 3x - 1 बराबर 5 हो जा रहा है। हल करेंगे तो x बराबर आपको 2 मिल गया। बहुत ही उम्दा सवाल थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने के लिए थोड़ा सा अलग और लंबा सोचना पड़ेगा। आगे वाले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं खोजना है। तो इसके लिए एक छोटा सा जो तरीका, देखिए वैसे तो आप इसका वर्गमूल निकाल करके निकाल सकते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आपको बिना हल किए इसका उत्तर मिल जाएगा। या आपने हमें कुछ चीज़ें लिख के रखी, जैसे 1 स्क्वायर बराबर 1, 2 स्क्वायर बराबर 4, 3 स्क्वायर बराबर 9, 4 स्क्वायर बराबर 16 और 5 स्क्वायर बराबर 25, 6 स्क्वायर बराबर 36 और 7 स्क्वायर बराबर 49, 8 स्क्वायर बराबर 64, 9 स्क्वायर बराबर 81 और 10 दहम्मा 100 तो होता ही है। तो इन सभी में आप देखेंगे कि आपको किसी के भी वर्ग में आपको कौन सा अंक मिलता है, 1 प्राप्त होता है, आपको 4 मिल जाता है, 9 मिल जाता है, 6 मिल जाता है। इकाई के स्थान की बात कर रहे हैं। अब देखें 1 मिल गया, 4 मिल गया, 9 मिल गया, 6 मिल गया, 5 मिल गया और 5 मिल गया। यहाँ पे 6 तो हम लिख चुके हैं, 9 लिख चुके हैं, 4, 1 और 0 भी मिल गया। तो ये गिनतियाँ जिनके भी इकाई के स्थान पे होती हैं वो एक पूर्ण वर्ग हो सकता है, और जिनके भी स्थान पे ये नहीं होगा, इनके अलावा कोई भी गिनती होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। कौन कौन सी गिनतियाँ बाकी बच गई है 2, 3, 7 बच गई है और 8 भी बच गई है। तो ये गिनतियाँ जिनके भी इकाई के स्थान पे होंगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपको 1 मिल जा रहा है तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, 4 मिल जा रहा है पूर्ण वर्ग हो सकता है, 2 मिल रहा है यही पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। संभावना देखिए नहीं हो सकता, इसमें 6 मिल रहा है इकाई के स्थान में, ये हो सकता है। किसी न किसी की गिनती का होगा ही, लेकिन हमको यहाँ पे बहुत लंबा हल नहीं करना है, बस हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, संभावना किसकी है। तो यह हमको सी वाला विकल्प मिल गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 54 नंबर क्वेश्चन, यदि a - b बराबर 17, यदि a - b बराबर 17 है और ए बी बराबर 9 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ये बात ये रही कि यहाँ पे हम जानते हैं कि a - b होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। तो यहाँ पे a - b बराबर 17, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 17 है, ये मैंने 7 रख दिया है। ओके सॉरी, यहाँ पे गलती शायद 7 ही था, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये समझ सकते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, ये 7 ही है। यहाँ पे 7 लेकर के हल करते हैं, छोड़िए जाने देते हैं। बगल अगर वो 17 होगा तो 17 रख के हल करेंगे, अगर वो 7 है तो 7 ही रख के हल करेंगे, जैसा भी आपके पेपर में आएगा वैसे। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको जाने देते हैं। बस ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे 7 है तो हमने यहाँ पे 7 रख के हल किया है, 7 7 49 किया है, और यहाँ पे ए बी की जगह पे 9 रख दिया तो 9 दूनी 18 हो गया। अभी क्या होगा कि ये 75 हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल गया 7 49 यहाँ से, और यहाँ पे 9 दूनी 18, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको 67 मिल रहा है। तो ये मिल गया इसका उत्तर। अभी विकल्पों में हम चेक करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखें 67 सबसे बड़ी गिनती, 31, 40 और 58 सबसे छोटी गिनती, तो सबसे बड़ी गिनती मिल गई। अगर यहाँ पे 17 होता तो ये देखिए यहाँ पे 49 के साथ 18 प्लस हो रहा था और भी बड़ी गिनती मिलती। तो चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, हमसे 7 ही रहेगा, सही किया है। तो आगे चलते हैं। आगे वाली जो क्वेश्चन है वहाँ पे दिया गया है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु दिया गया। ओके ये तो छिप जाता है। साहिल के माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सवाल में अगर आयु संबंधित अपने प्रश्न कक्षा 8 में पढ़ाई होगा, सरकारी वाली जो किताब होती है मैंने उनको पढ़ाया, तो उसमें भी आपको ये वाली तो सवाल ही मिल ही जाती है, और जो स्क्वायर वाली ऊपर वाली सवाल हल की वो भी सवाल मिलती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आपको थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ना है। तो कक्षा 11 में भी कुछ अलग नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं।
कक्षा 11 में 2-3 चैप्टर अलग है, हाई स्कूल से 9th से अलग होते हैं, लेकिन रहता तो सब कुछ वही है, सवालें वही रहती हैं। थोड़ा सा 1-2 हाथ इधर उधर हो सकता है, बट रहेगा वही। तो यहाँ पे साहिल की माँ की वर्तमान आय, साहिल की वर्तमान आय की 3 गुनी है। जब 3 गुनी हो रही तो साहिल की आय अगर यक्स मान लेते हैं तो माता उसकी 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी की बात कर रहे हैं। 5 साल बाद दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाता है। जब 5 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साहिल को 5 जोड़ दिया, माँ की आय में भी 5 जोड़ दिया, योग 66 हो रहा है। हमने दोनों को जोड़ करके 66 के बराबर लिख दिया है। ठीक है, यही जो यहाँ पे हमको मिला था, ये सॉरी यहाँ पे ये दोनों साहिल और माँ की आय मिली थी, उन्हीं दोनों को यहाँ पे हमने जोड़ करके 66 के बराबर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इनके आयु का योग जो था वो 66 वर्ष दिया था। तो यहाँ पे आपने इसको देखा। अब इसके बाद यहाँ पे पूरा हल करने का काम आपका है। अब चाहे जैसे कीजिए, यहाँ पे देखेंगे 3x और 1x जोड़ करके 4x लिखा, 5 5 10 लिखा, 10 को उधर भेजा घट गया, 56 मिल गया, 4 से भाग दिया तो x बराबर 14 मिल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है साहिल की वर्तमान आयु क्या है, और साहिल की आयु को ही x माना है, तो जो 14 मिला है वो x का मान है, यानी साहिल की आयु है। तो 14 वर्ष हो गई साहिल की आयु। कोई भी बड़ा टास्क नहीं है। अगले वाले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। सेम टू सेम वही सिचुएशन बन रही जो माँ और पुत्र की आयु की बात बन रही थी। तो परिमेय संख्या में जो हर है वो अंश से बड़ा है, तो अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। तो अंश को x मान लिया, हर को मान लिया x + 8, यानी हर अंश से बड़ा है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, तो ये जो सिचुएशन बनती है, यहाँ पे हमने इसको बनाया है, x जो अंश था उसमें 17 जोड़ दिया, जो हर था x + 8 उसमें से 1 घटा दिया। तो जो सवाल में कहा गया है कि भिन्न जो होती है परिमेय संख्या जो होती है, तब हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे दिया है 3/2 प्राप्त होता है। तो यही 3/2 को हमने यहाँ पे यूज़ किया, ऐसा लिख दिया, उसके बाद तिरछा गुणा कराया, हल करते गए, x की वैल्यू फाइंड हो गई। ऐसे में हमसे पूछा जा रहा है भिन्न, यहाँ पे हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है, और विकल्प में भी आपको बटे में दिखाई दे रहा है। तो अंश बराबर आपको मिल गया है x = 13, और जो हर बराबर की बात कर रहे हैं तो हर तो 8 बड़ा है, तो उसमें 8 जोड़ दिया, तो ये हमको 21 मिल गया। तो भिन्न मिल गया 13/21। बहुत ही प्यारे सवाल। अगले वाले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे ये सवाल एक नज़र में हमको तो हम धोखा खा गए, मतलब कि उत्तर हमका गलत मिल गया। तो आगे हम चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ आगे ये तो छुप जाता है जी। बात यह है कि एक दुकानदार को एक किताब 100 रुपये में बेचने पर उसे 20 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो किताब खरीदा उसने, खरीदा कितने में पता नहीं, बेचा है 100 रुपये में। यहाँ पे किताब बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया, प्रॉफिट 20 रुपये लिख लिया। कास्ट प्राइस का हमको पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाने पर हमको कास्ट प्राइस यानी कि कितने रुपए में किताब खरीदी थी, तो 80 रुपये मिल जाता है। और प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो यही फार्मूला यहाँ पे रख दिया, प्रॉफिट की जगह 20 रख दिया, कास्ट प्राइस की जगह 80 रख दिया, हल कर दिया, काट पीट करके 25% मिल गया। चलेंगे अगले सवाल पे। यहाँ पे जो सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, और थोड़ी सी लंबी पड़ गई हमें हल करने के लिए, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ पढ़ करके। यहाँ पे लिखा है 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह के 10% की दर से जो ब्याज है वो बताइए, जबकि वार्षिक ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। साल भर में जो हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, और ब्याज सालाना संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित होता है। 3 महीने का हिसाब भी इसमें बीच में पड़ा हुआ है। तो चलिए ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात तो हमने यहाँ पे इसका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इसका कितना था वो हमने लिख लिया है, और वो था 4000 रुपये लिख लिया है। यहाँ पे समय जो 2 वर्ष 3 माह था, 3 माह को 12 से भाग कर दिया ताकि वो वर्ष में बदल जाए, और 1/4 मिल गया है। तो 2 वर्ष प्लस 1/4 वर्ष, यानी कि आप इसको सही बटे में कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अलग रहने दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला कुछ अलग तरीके से यूज़ होता है इसमें। r बराबर 10% था, वो तो हमने लिख लिया। a बराबर होता है P1 + r/100 पावर n। चूँकि बट्टे वाली गिनती होती है, तो जो बट्टे वाली गिनती होती है उसको यहाँ पे एक बार और लिख करके गुणा कर दिया जाता है दर के साथ में।
तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे पी की जगह 4000 रखना था, हमने 4000 नहीं रखा था, गलती से वो रख दिया था। तो 4000 गुणते 1 + 10/100 की घाते 2, क्योंकि 2 वर्ष है। और उसके बाद गुणा करेंगे 1 + 10 गुणते 1/4, ये जो आपका था आपके पास, ये 1/4 था, उसी 1/4 का यहाँ पे गुणा कराएंगे 10 के साथ और बटे 100 करेंगे। तो देखिए 0 कट गया, 4 नीचे आ गया, 4 तो हमें 40 हो गया। यहाँ पे 4000 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे 11 ग्राम में 121 हो गया, 10 में 100 हो गया, और 40 से कम 40 से 41/40 हो गया। और 0 को काटा, 4 को काटा, और इनका गुणा करा के हमको यहाँ पे मिल गया 4961। अब चूंकि ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया, मिश्र धन हो गया, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की जरूरत है। ब्याज बराबर होता है मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, घटाने के बाद 961 मिल गया, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बहुत ही आराम से ये हो गई सवाल। अगली वाली सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि कहा गया है कि एक टैंक को 6 पाइप 1 घंटा 24 मिनट में भर सकते हैं, 7 पाइप उसे को कितने देर में भरेंगे, ये हमसे सब पूछी गई है। अब हमने यहाँ पे लिखा है 6 पाइप भर सकते हैं, उसको 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 24 मिनट बराबर 24 मिनट, 24 और 60 को जोड़ने पर 84 मिनट में वो उस टंकी को 6 लोग भर सकते हैं। अब 6 लोग इतने मिनट में पूरी टंकी भर सकते हैं, तो उनके 1 मिनट का हमने यहाँ पे काम निकाल लिया, तो 1/84 मिल गया। 1/84 भाग इन्होंने 1 घंटे में 1 पाइप ने 6 पाइप ने 1 मिनट में भरा। तो यहाँ पे 6 पाइपों के हिसाब से अगर हम 1 पाइप को निकालना चाहे तो 6 से इसमें भाग करना पड़ेगा 1/84 में। तो 1/84 में जब 6 से भाग किया तो कुछ ऐसा हिसाब मिला। तो अब उसके बाद 7 पाइपें को भरना है, 7 पाइपें लगानी है, 6 पाइप से 7 पाइप पे पहुंचाना था। तो हमको क्या करना था, 6 से 1 बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा था, 1 से 7 बनाने के लिए 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा किया तो 7 से 84 कट गया, 12 6 72 मिला, 1/72 मिल गया। तो ये 7 पाइपों के 1 मिनट का काम हो गया। अगर इसको उलट देंगे तो 72 जो मिनट मिलेगा, इतने देर में 7 टंकियां इस पूरे टब को या फिर टंकी को भर लेंगी। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल था बट अच्छा है, बहुत मज़ेदार लगा। अगले सवाल पे वही काम और समय चाल का समय का हिसाब है पूरा। चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कह रहे हैं ए एक काम को 20 की अपेक्षा 50% ज़्यादा समय लगाता है। काम को पूरा करने में ए की अपेक्षा मतलब बी की अपेक्षा ए ज़्यादा समय लगाता है। यानी कि अगर बी कोनो काम को 4 दिन में कर सकता है, मान लेते हैं बी कोनो काम 4 दिन में कर सकता है, तो ए क्या करेगा, उस 4 दिन तो काम करेगा लेकिन साथ में ज़्यादा लगा रहा है। कितना ज़्यादा लगा रहा है, जितना इनका लगा तो उसका 50%, तो इसका 50% यानी 2। तो बी अगर 4 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं तो ए को क्या लगेगा, वो 4 दिन काम करेंगे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 6 दिन टोटल लगाएंगे, तभी ये 50% ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर लिया, बाकी के सवाल हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने ये कर लिया कि बी उस काम को किसी काम को x दिन में कर सकता है, तो ए उसे क्या करेगा, x प्लस x का 50% यानी x प्लस x/2, और यहाँ पे 3x/2 दिन में पूरा कर लेंगे। और उसके बाद कहा गया था इस सवाल में कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करने लगे तो 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा, मतलब 18 दिन लगते हैं। तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। तो यहाँ पे हमने इनका यूज़ किया कि बी तो x दिन में कर ले रहा है और ए 3x/2 दिन में कर ले रहा है। अब इनके एक एक दिन का काम निकाल लेते हैं, तो इसी गिनती को हमने यहाँ पे उल्टा तो 1 दिन का काम मिला, और x दिन को उल्टा तो बी के 1 दिन का काम मिला। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों के 1 दिन के काम के बराबर हो जाएगा। वैसे a प्लस बी 18 दिन में काम खत्म कर ले रहे हैं, तो इनके 1 दिन का काम 1/18। तो यहाँ पे a के 1 दिन का काम यहाँ पे रख दिया, b के 1 दिन का काम यहाँ पे रख दिया, और इसको यहाँ पे रख दिया। तो a प्लस बी बराबर हो गए a प्लस बी के। और यहाँ पे बस अब हल करना, एक गायब हो गया, सॉरी, हाँ जी। अब बस यहाँ पे हल करना है। हल क्या करना है, आपको तिरछा मिर्छा गुणा आता है, एलसीएम लेना आता है, तो एलसीएम लिया गया, यहाँ पे हल किया गया, जितना भी संभव हुआ था हल करते गए। एलसीएम 3x और x का लिया था 3x मिला, तिरछा गुणा कराया 1 से 3 से,
तो इतना कुछ मिला, हल करते हुए चले गए तो x की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 6 पंचे 30। तो 6 पंचे 30 मिल गया x, यानी x बराबर 30 मिल गया। b उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में ही कर सकता है, क्योंकि हमने क्या माना था कि b उसे 30 दिन में x दिन में कर सकता है। तो x के वैल्यू जब 30 मिल गई तो b उसे 30 दिन में कर सकता है। छोटी सवाल है, वैसे तो ज़्यादातर a का मामला पूछा जाता है, अगर सवाल को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ तक इतना सोच पाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी क्वेश्चन सभी आसान रहते हैं, बस लगे रहें और धीरे धीरे चलते रहें। अगले नंबर सवाल है, यहाँ पे कहा गया है कि एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है। बिल्कुल वैसे ही सवाल जैसे अभी तक आपने देखी। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि जो ऊंचाई उसको x मान लिया, जो आधार है उसका 4 गुना है, आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है, तो हमने क्या कर लिया, आधार को बना दिया 4x। अभी उसके बाद साथ में दिया गया है इसका क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। क्षेत्रफल की जगह 50 लिख दिया, 1/2 आधार की जगह 4x, पूरा पूरा वही लिख दिया। और काट पटी ये किया, 2 से काटा तो यहाँ पे 2 मिला, और 2 से जब इसको काटा तो यहाँ पे 25 मिला। यहाँ पे 2 ठी x थे, x का गुणा हो गया x स्क्वायर, और ये 25 के बराबर हो गया। तो आप जानते ही x बराबर 5 मिल जाएगा। अब आधार हमसे पूछा गया था वो 4x है, तो आधार बराबर 4 पंजे 20 मीटर। बहुत ही आसान हो गया। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। यहाँ पे देखेंगे 2 लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, इनके आयतनों का अनुपात हमसे इनमें से कोई एक है, इसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ मिलता है तो बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। r1 बराबर 2x मान लिया, r2 बराबर 3x मान लिया, क्योंकि त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 था, और जो ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 था, तो 5y और 3y यहाँ पे मान लिया। और उसके बाद पहले वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि ये बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया। तो दोनों के आयतनों का अनुपात v1/v2 के लिए इन दोनों को ऊपर नीचे रख लिया। अब पाई से पाई हमको काटना बहुत अच्छा लगता है, काट दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y से y कटा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 बन जाएगा, 3 त्रिक 9 तो बना था वो बन गया, और ऊपर वाले गुणा कराएंगे, 4 पंजे 20, 9 त्रिक 27, तो 20:27 मिल गया दोनों के आयतनों का अनुपात। बहुत ही अजीब सवाल थी। अगले सवाल पे ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की पत्तियों के जो एक पत्ता निकाला जाता है वह पत्ता इक्का होने की इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये प्रायिकता का सवाल बहुत ही आसान होती है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रायिकता होती कैसे क्या होती है। अब आपके पास टोटल कितने पत्ते हैं, 52। अगर एक पत्ता निकालने को कहा जाए तो 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकल के बाहर आ सकता है। इस वजह से कुल संभव परिणाम जो होते हैं वो 52, उनको नीचे लिखा जाता है। और इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4 इक्के होते हैं। तो अगर इक्का निकालना है तो 4 बार इक्के निकल सकते हैं, तो उसको हमने ऊपर रख दिया है। तो 4/52, 4 से काटेंगे 13 चौके 52 होता है, तो 1/13 हमको क्या मिल गया, इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। बस प्रायिकता में इतना ही एक सिंपल सा सूत्र हर जगह यूज होता है। अगली वाली सवाल पे हमको नज़र डालनी है। यहाँ पे हमको कुछ सवालें मिल रही हैं। कहा गया x अक्ष को दर्शाने का सही समीकरण y अक्ष को दर्शाने का समीकरण इनमें से कौन सा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमने चित्र को बना ही रखा है। देखेंगे ये x y हो गया, और ये वाला अगर रेखा देखनी है तो इसमें देखेंगे y का मान हमेशा आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। चूँकि y का मान इस रेखा पे हर जगह 0 है, इसलिए इसका समीकरण y बराबर 0 होगा। और यहाँ पे x अक्ष का जो मान होता है, x का मान हमेशा 0 मिलेगा। इस वजह से y अक्ष को x बराबर 0 कहा जाता है। यानी पहला वाला जो विकल्प है आपका ये होने वाला है इसमें सही। जब भी आपसे y अक्ष के बारे में पूछे तो x बराबर 0 कहेंगे, x अक्ष के बारे में पूछे तो y बराबर 0 कहेंगे। बाकी के जो दोनों विकल्प दिखाई दे रहे हैं आखिर में ये डी विकल्प है, लिखना भूल गए, ये जो दोनों विकल्प है इनके समांतर रेखाओं के समीकरण के हैं। तो ये हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे।
यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि इसको इससे भाग देने पर भागफल कितना आएगा। तो ये भाग देने वाली प्रक्रिया वही अपनी पुरानी सी है, जैसा भी हमने भाग देना सीखा वही भाग देते जाएंगे और जो भी भागफल हमको मिल जाएगा वो किसी विकल्प से मिलता रहेगा। अब इसमें कोई बड़ी बताने वाली चीज़ तो है नहीं जो ट्रिकी हो, जो हमको समझानी पड़े। बात करेंगे अगले सवाल की। कहा गया है कि एक पंचभुज के कोण यक्स तथा यक्स प्लस 20, यक्स प्लस 40, यक्स प्लस 60, यक्स प्लस 80 है, सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो भैया यहाँ पे त्रिभुज के, चतुर्भुज के, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल जो फॉर्मूला होता है वो आपको सीख करके रखना होगा। तो बहुभुजों के कोणों का योगफल का सूत्र जो होता है वो 2n-4 इंटू 90 होता है, यानी 2n गुणते 2n-4 गुणते 90। और जहाँ पे n क्या है उसकी भुजाओं की संख्या है, यहाँ पे 5 पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो 5 से n की जगह गुणा करा दे, 5 दूनी 10 - 4 बराबर 6, 6 9 54, यानी कि 540 क्या हो गया, ये पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल हो गया। अब ये अंतःकोणों का योगफल जो 540 हो गया है, तो जितने भी कोण हमने को दिए गए थे उन सभी को जोड़ा, 540 के बराबर किया, हल किया, x बराबर 68 मिला। x बराबर जो 68 मिला वही यहाँ पे सबसे छोटा कोण है, क्योंकि बाकी सारी गिनतियों में प्लस प्लस करके बढ़ता हुआ चला गया। तो सबसे छोटा कोण क्या है, x है, और x बराबर 68 है, यानी हमारा उत्तर कितना है, 68 है। बहुत बढ़िया। अगले वाले सवाल पे चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी आ रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 घन मीटर है तो कुंड को भरने में लगने वाले घंटों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समय ऐसे निकालना हो तो कुल आयतन जितना होता है और 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में या फिर 1 सेकंड में जितना कुछ भी भर रहा है, जैसा भी भर रहा है, वही हमको यहाँ पे नीचे रखना है। अब चूंकि कुल आयतन क्या है, 108 आपको यहाँ पे दिया गया है, 108 घन मीटर। तो भैया एक बात जान लीजिए कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ पे 108 घन मीटर बराबर हो जाएगा 108 गुणते 1000 लीटर। और 1 मिनट में कितना लीटर जा रहा है, वो जा रहा है 60। तो 60 को हमने नीचे रखा और भाग किया, 0 से 0 कट गया, 6 से जब भाग किया 108 को तो 18 मिल गया। और यहाँ पे हमको 1800 मिनट क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट वाला हमने हिसाब निकाला था। अगर यहाँ पे 1 सेकंड वाला हिसाब दिया होता तो हमको 1 सेकंड में मिलता, अगर 1 घंटे में दिया होता तो हमको यहाँ पे घंटे मिलता। अब चूंकि यहाँ पे घंटे ना कि मिनट ना मिल करके मिनट मिला है, तो ऐसे हम 60 से जब भाग कर देंगे तो जो हमको मिल जाता है 30, ये हो जाएगा घंटों में इसका परिणाम। बहुत अच्छे सवाल। अगली वाले सवाल में कहा गया है यदि x प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजकल टू x माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। यहाँ पे x लिखा है, वो हमको सही से वो लिखा नहीं गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसके करने के लिए बहुत ही आसान काम है, हमको तिरछा गुणा कराना है, बस यही करना है और करते चले जाना है, काटते पीटते चले जाना है। x को एक तरफ रख के कॉमन लेना है, बाकी गिनती को बटे में भेज करके काट देना है। अगर आपको सिंप्लीकेशन, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कहेंगे पर इसको हल करना कहेंगे, अगर ये हल करना आपको आता है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। आगे वाली जो सवाल है, एक सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर या सड़क रोलर यानी कि बैलेट यानी कि रोड रोलर ही कहिए, तो उसका प्रयोग किया जाता है। और सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए यानी पूरे सड़क पे एक बार घूमने के लिए उसे 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 750 चक्कर मतलब 750 चक्कर बार उसका पहिया घूमता है। सड़क रोलर यानी कि रोड रोलर का व्यास दिया गया है और इसकी लंबाई दी गई है, तो ऐसे में सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसपे वो घूमा 750 चक्कर में। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले रोड रोलर के पहिए का व्यास लिख लिया, फिर त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या को मीटर में कन्वर्ट कर लिया बहुत ही प्यार से, ठीक है। पहले व्यास जितना था 80 सेंटीमीटर लिख लिया, फिर त्रिज्या उसकी आधी 40 लिख ली, उसके बाद इसको मीटर में बदल दिया सेंटीमीटर, क्योंकि हमको आगे मीटर में यूज़ करना है, काम करना है। तो यहाँ पे हमको लंबाई 1 मीटर थी तो वो लिख लिया। एक चक्कर में समतल किए के भाग का क्षेत्रफल जो होता है उसके आपके परिध नहीं, उसको क्या कहा जाता है, वक्रपृष्ठ कहा जाता है। बेलनाकार भाग होता है उसके वक्रपृष्ठ के बराबर होता है। और यहाँ पे जो वक्रपृष्ठ है वो 2 पाई आर एच काम करेगा, तो 2 पाई रख दिया और आर का मान 2/5 रख दिया, गुणते 1 रख दिया। यहाँ पे मैंने इसको कई बार चेक किया है,
तो इतना कुछ मिल गया है यहाँ पे। और ये तो एक बार की है। और अगर 750 बार की करेंगे तो उसी में 750 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद जो कुछ मिला वो मिला है 1000 पाई। और पाई के मान 3.14 होता है, यहाँ पे गुणा कराने पर 3140 मिला है। और चूंकि विकल्प 3140 कहीं पर नहीं है तो इस वजह से मैंने इस सवाल को थोड़ी सी गलती मानी और अभी तक मुझको इसका उत्तर नहीं मिला है। आपको मिल जाए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल आगे बात करेंगे यहाँ पे जो 70 नंबर क्वेश्चन है, यही वो आखिरी सवाल है जो कि मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है इस चैप्टर में। बात करेंगे इस क्वेश्चन की। यहाँ पे कहा गया है कि एक नाव कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल यानी कि विरोध में चलती है और 6 घंटे उसे समय लगता है। और समान दूरी यानी उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल दिशा में 4 घंटे में तय कर लेती है। धारा की चाल यहाँ पे दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह दूरी हमको ज्ञात करनी है। अब ये यहाँ पे हमको नाव की चाल नहीं मालूम है, हमको नाव की चाल पहले बात तो मान लेना है x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमको दूरी x नहीं माननी है क्योंकि दूरी हमको बाद में मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे पहले नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। धारा की दिशा में अगर जा रहे हैं, धारा जो है धारा बह रही है उसी दिशा में जा रहे हैं, तो जो चाल होगी वो चालों का योग हो जाएगा। यानी जो आपकी नाव की चाल x है और जो आपके नदी की चाल है वो धारा की चाल है वो 3 है, तो उसको हमने दोनों को जोड़ लिया। समय 4 घंटे लग रहे थे और दूरी बराबर चाल गुणते समय होता, तो यहाँ पे दूरी बराबर हो गया है कितना, चाल थी x + 3 गुणा हो गया समय से, तो 4 से गुणा होने के बाद इतना मिला 4x + 12। अब ये मिल जाने के बाद धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या हो जाएगी, अंतर हो जाएगी, x - 3 यूज होगा। समय क्या हो गया 6 घंटे का लग रहा है। दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणते समय यहाँ पे यूज होगा। चाल क्या है x - 3 है और समय कितना है 6 घंटे है, तो यहाँ पे इतना यूज कर लिया। तो ऐसे में क्या मिल गया, ये भी दूरी मिल गई। अब देखिए जाते हुए दूरी वापस आते हुए दूरी, दोनों दूरियां तो सेम ही थी, इस वजह से यहाँ पे दूरियों को बराबर कर दिया गया और पक्षांतर करके हल करके x बराबर हम 15 किलोमीटर प्रति घंटे पा जाते हैं। और अगर हमको दूरी निकालनी है तो ये तो हमको मिली ही व्यक्ति की चाल, तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। चाल यहाँ पे हमने प्लस वाला ले लिया है, आप तो चाहे तो माइनस वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस लेंगे तो 15 + 3 गुणते 4 करना होगा, तब जाके 72 किलोमीटर मिलेगा। अगर माइनस वाला भी आप यूज करना चाहें तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये हमको मिला कहाँ से, देखिए ये हमको यहाँ से मिला, ये हमने लिख रखा था ना ये, और ये तो यहीं से हमको ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स हो जाती है ख़त्म। बाकी चीज़ों को चलिए देखते हैं। सो दोस्तों मैथमेटिक्स ख़त्म होने के बाद हमने फिर से पेपर पे आ गए, वहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दिया गया है कि अब फर्टिलाइजर इज एक उर्वरक क्या है, उर्वरक इनमें से कौन सा उर्वरक है ये हमको बताना है। मानव अपशिष्ट और वनस्पति अवशेष ये उर्वरक का काम करते हैं। एक अकार्बनिक लवण जो है उर्वरक का काम नहीं करता, जो कृत्रिम बनाया जाता है तो वो उर्वरक पता नहीं। मिट्टी पे पर्याप्त धारण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो मानव अपशिष्ट और वनस्पति अवशेष हैं, मैंने इसको माना है कि ये होगा एक उर्वरक। बाकी हमको चौथा वाला विकल्प भी लगभग समान ही लगता है, पर संभावनाएं अलग अलग हैं। तो ये तो भौतिक विज्ञान से थोड़ा सा पेपर था। ये आगे वाला क्वेश्चन जो 72 नंबर है वो है भी रसायन विज्ञान या फिर भौतिक रसायन विज्ञान से। किण्वन यानी कि खमीर की खोज किसने की थी भैया, ये की थी लुई पाश्चर ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने शायद रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। आगे बात करेंगे तपेदिक सूक्ष्म जीव किसके द्वारा फैलता है। तो तपेदिक जो सूक्ष्म जीव होता है वो फैलता है जीवाणुओं द्वारा। जी हाँ, ये जीवाणुओं द्वारा फैलता है। तो आपका दूसरा वाला विकल्प ये सही है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है। गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जिसको मतलब कि अपघटित जो नहीं होता है। आप यहाँ पे विकल्प पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जो सब फलों की सब्जियाँ और छिलके हैं वो तो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, कागज़ सूती कपड़े भी मिल जाते हैं, पर जो प्लास्टिक बैग है वो फिर से नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता मिट्टी में, बहुत ज़्यादा समय लगाता है। तो यही होगा आपका चौथा वाला विकल्प सही। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चादर को
निम्नलिखित में कौन सी पतली चादर के रूप में पीटा जा सकता है? पीटा जा सकता है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता होती है और उनको पीटकर पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। तो जस्ता जो होता है वो पीटा जा सकता है, फास्फोरस जो होता है वो नहीं पीटा जा सकता, वो थोड़ा सा भंगुर होता है। गंधक जो होता है और जो ऑक्सीजन होता है ये सब कुछ नहीं, केवल जस्ते को पीटा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही है। और आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास 76 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का मूर्छा खाने की वजह क्या है? तो भैया ऑक्सीकरण, जब भी लोहे के साथ ऑक्सीजन का मेल होता है तो ऑक्सीकरण होता है और उस ऑक्सीकरण के कारण फेरस ऑक्साइड बनता है जिसको लोहे का मूर्छा कहते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? अक्षय मतलब कि जो कभी खत्म नहीं होगा। तो सूर्य का प्रकाश कभी नहीं खत्म होगा, तो ये होगा चौथा वाला विकल्प, बाकी सब तो खत्म हो जाने वाले चीजें हैं। आगे दिया गया है जो क्वेश्चन है वहाँ पे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सब अधिक ईंधन फैलाते हैं। अभी जो संपीड़ित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिली है सीएनजी, ये वाहनों में प्रयोग की जाती है, तो यही सबसे कम प्रदूषण अभी तक फैला रही है। और अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोमबत्ती, एक मोमबत्ती की लौ में पूर्ण दहन का वह क्षेत्र जो नीला होता है वो कैसा होता है? मध्यम गर्म, सर्वाधिक गर्म, न्यूनतम गर्म, इनमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये सर्वाधिक गर्म होता है, बहुत ज़्यादा नीली रोशनी ज़्यादा ऊर्जा वाली होती है तो सर्वाधिक गर्म होती है संभवतः। वैसे लॉ को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे कह रहे हैं कार्क की कोशिकाओं को सर्वप्रथम प्रेक्षित की गई, किसके द्वारा? कार्क की कोशिकाओं को सबसे पहले देखा गया था। तो ये आपको खोजना है, देखना है। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, टिंडल, न्यूटन, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक द्वारा इसको खोजा गया था, बिकॉज रॉबर्ट हुक ही आपको मिल जाएंगे जो जीव वैज्ञानिक या कोशिकाओं से संबंधित हैं। टिंडल द्वारा जो है टिंडल प्रभाव खोजा गया है जो कि धूल मिट्टी के कणों से संबंधित है। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ का दाएं हाथ का नियम दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। ये तो फिजिक्स से हो गए। और जो कोशिकाएं हैं वो बायो से हैं, तो रॉबर्ट हुक बायो से संबंधित है और इन्होंने ही इसको खोजा था। आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है किस में? तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया वनस्पति में, प्राणी में, नाभिक में। तो प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, वो नहीं होती है, और बाकी सब में होती है। या फिर कोशिका भित्ति प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती, वो वनस्पति कोशिकाओं वाली बात है। और 82 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन से निम्न में कौन महिलाओं के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो महिलाओं के जनन तंत्र का भाग अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपकी किताब में मिल जाएगा कहीं पे, तो इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अंडाशय महिलाओं के हैं और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब ये इसका पता नहीं, गर्भाशय होता है महिलाओं में। वीर्य नलिका जो है ये पुरुषों में पाई जाती है, तो ये नहीं होता है महिलाओं के जनन तंत्र में। तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए ताकि आप आसानी से टिक लगा सकें, और बाकी सब के बारे में नहीं पता होगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पता रहता है तो हो जाता है काम। आगे वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि एक महिला में क्या होता है? ये बायो से संबंधित है, ऊपर वाला भी बायो से संबंधित था और उसके ऊपर वाला भी था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक महिला में क्या होता है? 2 एक्स क्रोमोसोम, 2 वाई क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम, एक ही वाई, इनमें से कोई नहीं। तो भैया होता ये है कि पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई पाया जाता है और महिलाओं में 2 एक्स पाए जाते हैं, 2 वाई किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। तो महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पहला विकल्प इसका सही है। आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। कहा जा रहा है कि कूली अपने सिर पर कपड़े का गोला रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर उनके सिर पर दाब बढ़ जाता है। देखिए, दाब बढ़ाने के लिए वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से उनके सिर का दाब घट जाता है। दाब बढ़ने और घटने का काम गोला रखने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वे अपने भार का अपने सिर से संपर्क क्षेत्रफल घटाते हैं, घटाने वाला काम नहीं बढ़ाने वाला काम करते हैं।
तो यहाँ पे या तो दूसरा विकल्प सही होगा या तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं ताकि भार जो है वजन क्या है कम पड़े। तो यहाँ पे दाब घट जाता है। संभव है कि दूसरा वाला विकल्प हो जाए, लेकिन मुझे संदेह है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, कहा जा रहा है दिखाए गए चित्र में आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण के बारे में अगर आपको देख रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा सीधा 60 लगा सकते हैं, कुछ लोग भूल करके, कुछ लोग यहाँ पे 60 देख रहे हैं तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाएंगे। तो ज़्यादा कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात ये है कि ये रहता है अवलंब, इन दोनों के बीच वाला कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसमें परावर्तन कोण कहते हैं। और दोनों कोण होते हैं बराबर, यानी बराबर बराबर बांटेंगे तो 30-30 बटेंगे, यानी पहला वाला विकल्प सही होगा। तो बस ये हो गया इसका उत्तर। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, और बस आवृत्ति पर निर्भर करती हैं। आगे चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, मैंने सीधे सीधे कहीं उत्तर इसका नहीं प्राप्त किया, मुझे नहीं मिला। तो आवृत्ति पर जहाँ तक है मेरा विचार वो सही होगा, बाकी अभी जो कुछ भी हो। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, क्यों? इसे जंग से बचाने के लिए तथा मोर्चे से बचाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कड़ा करने, भंगुर बनाने, कोमल बनाने की कोई, देखिए परत चढ़ाने से ऐसा कुछ काम नहीं होता है, उसमें अंदर मिला देंगे तब वो कड़ा या पतला भंगुर हो सकता है, लेकिन बाहर से परत चढ़ाने से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये केवल जंग से बचाने के काम में आता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं ब्रेल लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो ब्रेल लिपि में यहाँ पे संभवतः 26 अक्षर होते हैं, लेकिन कुल मिला के 6 बिंदु होते हैं, और उनसे पूरी अंग्रेजी की वर्णमाला बनती है, या फिर 63 अक्षर भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एक शोध का विषय है, खोजना पड़ेगा, मैंने खोजा नहीं, ये मेरी गलती है। खैर इनको आप देख लीजिएगा कहीं पे अगर आपको मिल जाए। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के समीपस्थ है? तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक वाला ग्रह है वो है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, तो बुध है सबसे नज़दीक में। अगला है यहाँ पे दिया गया है ताड़ित चालक किसके प्रभाव से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है? ताड़ित मतलब होता है बिजली, चालक मतलब चलाने वाला, तो बिजली से चलाने वाला वज्रपात, यानी बिजली के वज्रपात जो बिजली गिरती है आसमानी, उससे बचाने के काम में आएगा। वर्षा, तूफान और बाढ़ से बचाने के काम में नहीं आएगा, तो वज्रपात से बचाने के काम में आता है। आगे का जो क्वेश्चन है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयन के जल से पग धोयो, हिंदी से संबंधित आ चुके हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का ये उत्तर है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये तो हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। आगे जो क्वेश्चन है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्यूष देखिए, नींद, शरीर, प्रातःकाल, कोमल, संभवतः यह कोमल से संबंधित है। प्रत्यूष का अर्थ कोमल होता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी भी इस पे संदेह है। हिंदी में थोड़ी सी कमजोरी है, सभी जगह पे कमजोरी, केवल मैथमेटिक्स ही ठीक है मेरी, उसमें भी थोड़ी सी कमजोरी है। यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी थी? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है कौन सी है? हे तोड़ मुझे लेना बनमाली, उस पर तुम फिर देना फेंक, जिस पद से जाते हो वीर अनेक, ये वाली जो कविता है, तो ये लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने, ये उनकी रचना है। अगला जो क्वेश्चन है, जो शारीरिक शब्द का प्रत्यय होगा, इसमें जो जुड़ा हुआ भाग है, तो वो उसमें इक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें माना जाता है कि उसमें इक जुड़ा हुआ है। अब ड शब्द का उच्चारण, अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ड का जो उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा से। अब जब देखिए तालु क्या होता है, मुंह का जो जीभ के निचले वाला हिस्सा था उसको तालु कहते हैं। ओष्ठ तो ऊँट हो गए, दंत तो मतलब दंतोष्ठ मतलब दांत और ऊँट के साथ ड का उच्चारण नहीं हो सकता, तो वो मूर्धा से होता है। ठीक है, ये तो मूर्धा से होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय में ये होती है, सूर्य में
अ आता है और उदय में उ आता है, अ और उ मिल करके बन जाता है ओ, तो ये होता है सूर्योदय जो हो रहा है और साथ में र का भी उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पे ये गुण संधि होती है। ठीक है, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे गुण संधि। आगे वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा है। पुल्लिंग की बात करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका होता है, जैसे आंख फूट गई, या तो यहाँ पे फूट गई, गई है, अगर गया आया होता तो ये पुल्लिंग होता। नाक टूट गई, जीभ कट गई, हाथ टूट गया। ठीक है, तो ऐसे आप बोल करके समझ सकते हैं, तो यहाँ पे पुल्लिंग कौन हो गया, हाथ हो गया। आगे बात करेंगे, सलिल शब्द किसकी पर्यायवाची, तो सलिल जो होती है वो नदी की पर्यायवाची होती है, तो नदी के होते हैं। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन मुंशी प्रेमचंद के बारे में सही है। उन्होंने कामायनी की रचना की थी, ये गलत है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। उनका जन्म लम्हे नामक ग्राम में हुआ था, ये सही है। वो उपन्यास नहीं लिखते भैया, वो लिखते हैं, उनको उपन्यासकार ही, बस उपन्यास उनके नाम से ही जाना जाता है। कहानियाँ भी उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो ये दूसरा विकल्प उनके बारे में सही है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है स्वाधीन शब्द की संधि क्या होगी, तो सीधी सीधी बात स्वाधीन बनेगा। तो जो पहला वाला विकल्प है वो बनेगा, सॉरी स्वाधीन, सुधीन बना है, वो दूसरा विकल्प जो है वो सही है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गलतियाँ तो होती ही रहेंगी। सो यहाँ पे इसके साथ हो जाता है ये पूरा काम ख़त्म। अब आपने देखा समझा कि जितना भी चीज़ें हैं वो 9th और 11th का कोई भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आप जो कुछ भी है, जैसा कुछ भी है, ऐसे मिलकर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। तो अभी वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।